Hello everyone, welcome back to my channel. I'm a PhD student at University of Saskatchewan. I'm an international student और आज जो है मैं आपको बताऊंगी कि आज का जो एक हाइप क्रिएट हुआ हुआ है वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, हर एक का वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा है, तो वो हाइप क्या है और वीज़ा रेशो क्या है। मेरे ख्याल में वीज़ा रेशो एक मिथ है, क्योंकि आपका केस डिपेंड करता है कि आप किस तरह से वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस करते हो दैट यू आर अ रियल स्टूडेंट। आप किस तरह से उनको कन्विंस करते हो दैट यू कोर्स यू आर टेकिंग विल हैव एन एडवांटेज फॉर यू। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इस चीज़ों को जानना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभार इस तरह से होता है कि जब स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने वीज़ा प्रोसेस के लिए रिसर्च नहीं करते तो फिर क्या होता है, उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उनको एक एक्स्ट्रा फी देनी पड़ती है वीज़ा प्रोसेस की। दूसरा सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम वीज़ा प्रोसेस से इतना कनेक्टेड हो चुके होते हैं, इतना मतलब एक आपके लिए एक इमोशनली एक बहुत बड़ा धचका लगता है, सदमा लगता है आपको कि मेरा वीज़ा कैसे रिजेक्ट हो गया, मैंने तो ये किया था, वो किया था। तो एक तो इसके अंदर आप ये चीज़ें याद रखिएगा कि जब भी आप वीज़ा प्रोसेस शुरू करें तो सबसे पहले आप अपनी रिसर्च खुद करें। आप ये देखें और दूसरा ये है कि आप अपनी जो एसओपी है, अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है उसके लिए या लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन जो है वीज़ा के लिए वो आप खुद लिखें। क्योंकि जब आप कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो आप अपनी एसओपी के साथ कई जगह पे कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि जब कोई और आपके लिए लिखेगा तो उसके अंदर लाजमी उस तरह से सेंटीमेंट नहीं होंगे जिस तरह के आप अपनी स्टोरी के साथ शेयर कर सकते हैं। एक तो ये चीज़, दूसरा ये है कि आप जब वीज़ा एसओपी लिखें तो आप किसी से रिव्यू करा सकते हैं। और फेसबुक और यूट्यूब इतना अमेजिंग प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे कोई भी आपकी जो है एसओपी जो है वो रिव्यू कर देगा। मैंने भी अपनी वीज़ा एसओपी लिखी थी और उसके बाद मैंने 2-3 लोगों से रिव्यू करवाई थी। रिव्यू करवाने के बाद फिर मैंने इसको किया था। और वीज़ा ये प्रोसेस जो है ये इस तरह से ना किया करें कि जैसे आपने जो है 10 दिन पहले अप्लाई किया, आपका एडमिशन आ गया, उसके बाद 10 दिन बाद आप फ़ौरन वीज़ा के लिए अप्लाई कर दें। आप थोड़ा-सा टाइम लें अपनी चीज़ों को कलेक्ट करने में, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में, अपने केस को अच्छा प्रेज़ेंट करने में। मैंने जब शुरू किया था तो मैंने जनवरी में मुझे ऑफर लेटर आया था और उसके बाद मैंने फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करना था, तो आई अप्लाइड ऑन 10th जुलाई। इस सारे प्रोसेस के दौरान मैं अपनी चीज़ों को कलेक्ट करती रही। मैंने 6 से 7 ड्राफ्ट लिखे थे अपनी वीज़ा एसओपी के और उसके बाद जाके मैंने अपना वीज़ा प्रोसेस शुरू किया था। तो आज जो है मैं आपके सामने ये शेयर करूँगी जो मैंने सीखा फेसबुक से, यूट्यूब से या खुद वीज़ा प्रोसेस करते हुए सीखा, जो चीज़ें जो जिसके ऊपर मैंने ख़ास तवज्जो दी थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप उन चीज़ों पे अमल करते हुए अपनी जो है वीज़ा एप्लीकेशन को बहुत बेहतर बना सकें। तो कौन-कौन से रीज़न्स जो हैं या किन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करें तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और मेरे ख्याल में ये 5 मेन चीज़ें हैं जिसके ऊपर आपका वीज़ा स्टेटस जो है वो डिपेंड करता है। अगर आप इन 5 चीज़ों पे अमल नहीं करते हैं ना तो आपका जो है वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप इन 5 चीज़ों को वीज़ा प्रोसेस करते हुए सामने रखते हैं तो उनमें से कुछ 1-2 चीज़ें जो हैं वो एडमिशन से पहले की हैं। तो अगर आप उनको सामने रखते हैं तो आपका जो है वीज़ा जो है वो सिक्योर होगा, आपका वीज़ा प्रोसेस जो है वो सक्सेसफुल होगा। सबसे पहले तो है रॉन्ग चॉइस ऑफ कोर्स। खैर यहाँ पे मैंने वर्ड रॉन्ग लिखा है लेकिन रॉन्ग नहीं होना चाहिए था, इट्स जस्ट द चॉइस ऑफ कोर्स। रॉन्ग चॉइस ऑफ कोर्स में क्या होता है या चॉइस ऑफ कोर्स में क्या होता है, ये 3 चीज़ें आपके एसओपी में जो है आपके कोर्स को जस्टिफाई करती हैं। आपका प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड, अगर आप काम कर रहे हैं तो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस और तीसरा जो है आपके फ्यूचर गोल्स। और अगर आपने अपना कोर्स जो है प्रीवियस जो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड है उससे हट के लिया है तो इट्स नॉट अ बिग डील। मैंने भी यही किया था। मैंने मास्टर्स और एमफिल किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ था जबकि पीएचडी में किसी और सब्जेक्ट में कर रही हूँ। हालांकि जैसे पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि पीएचडी करने के लिए आपका उसी सब्जेक्ट में एमफिल करना जरूरी है। मैंने इस सब्जेक्ट में एमफिल नहीं किया हुआ जिसमें मैं पीएचडी कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैंने एडमिशन लिया है। क्यों? क्योंकि मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से रिलेट हो रहा है। और जो मेरी वीज़ा एसओपी थी उसके अंदर मैंने पूरा का पूरा एक पैराग्राफ इसी चीज़ के लिए मखसूस किया था कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस कोर्स, हाउ इट इज़ रिलेटेड टू माय फ्यूचर गोल्स। अगर आप कोई ऐसा कोर्स ले लेते हैं जो आपके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड से मिलता जुलता नहीं होता, लेकिन अगर आप उसको अपने फ्यूचर गोल से या पर्सनल इंटरेस्ट के साथ रिलेट करते हैं तो आप वीज़ा ऑफिसर को बिल्कुल आप ये कन्विंस करने में काबिल हो जाते हैं, कन्विंस करने काबिल हो जाते हैं कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं।
ज़्यादातर क्या होता है, कंसल्टेंट या कोई भी ऐसे लोग जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को ऐसे कोर्सेज रिकमेंड करते हैं जो जिनके अंदर उनको कमीशन मिलता है, लेकिन स्टूडेंट के ना तो वो फ्यूचर गोल से रिलेट कर रहे होते हैं, ना उनके प्रीवियस एकेडमिक बैकग्राउंड से रिलेट कर रहे होते हैं, ना उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से रिलेट कर रहे होते हैं। तो एक ऐसी चीज़ जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, तो वो किस तरह से आपके वीज़ा प्रोसेस में हेल्प कर सकती है। दूसरा, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी आपको पता है पब्लिक और प्राइवेट दो तरह की होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी की फ़ी बहुत ज़्यादा होती है, पब्लिक यूनिवर्सिटी की फ़ी जो होती है वो कंपैरेटिवली उनसे कम होती है। और जब आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं कि जिसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करना कोई गलत बात नहीं है, ज़्यादा फ़ी वाली यूनिवर्सिटी चूज़ करना कोई गलत बात नहीं है। बात कहाँ पे आप थोड़ी-सी आपके लिए परेशान कुन बनती है, जब आप अपनी जो फ़ी आपने पे की होती है, उसको अपनी इनकम से जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे होते। इसको जस्टिफ़ाई करने का तरीका भी होता है कि आप अपने अगर आपके मामू को स्पॉन्सर कर रहे हैं आपको, तो बाकायदा उनसे स्पॉन्सरशिप लेटर लेने की बजाय आप क्या करें, आप उनसे गिफ्ट डीड बनवा लें कि जैसे आउट ऑफ द लव वो आपके लिए गिफ्ट डीड बनवा रहे हैं। और दूसरा, जब यहाँ पे एक और चीज़ मैं मेंशन करना भूल गई, अभी मेरी माइंड में आई है, दैट इज़ द स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे आपको पता है हमारी तो कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है और हम ये सोचते हैं कि हमारे चाचू, मामू, ताया हमें अगर स्पॉन्सर कर देंगे तो कल उनके बच्चों के लिए भी फ़ायदा होगा। जो ये जो वीज़ा ऑफिसर हैं, क्योंकि वो एक और कल्चर से रिलेटेड है जहाँ पे जो इंडिविजुअल कल्चर्स हैं, वहाँ पे कभी भी नहीं सोचा जा सकता ये ताया अब्बा या चाचा मामा कोई भी है किसी का, वो आउट ऑफ द लव उनके लिए, क्योंकि ये लोग तो इसके ऊपर चलते हैं ना कि उसने किसको कितना उधार दिया तो ताकि उसको वापस करें। तो मतलब ये इस तरह से नहीं चलते कि आप सेंटिमेंटल भी कहो जी मेरे ताया को मुझ पे बहुत प्यार आ रहा था तो मुझे स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। तो ये वीज़ा ऑफिसर के लिए ये एक इलॉजिकल सी चीज़ है, उसके लिए सोचना या उसको हमारे कल्चर से रिलेट करना बहुत मुश्किल बात है। तो बजाय आप स्पॉन्सरशिप लेटर लेने के, आप बेहतर है कि आप उनसे गिफ्ट डीड बनवा लें, ताकि मैंने इस गिफ्ट डीड के तहत मैंने अपनी फ़ी पे की थी। और फिर और वैसे भी, लेकिन जो है एसटीएस के अंदर आपको ज़रूरी नहीं होता कि आप ये दिखाएं आपने क्या किया क्या नहीं। लेकिन अगर आपने स्पॉन्सरशिप दिखाना है तो अपने चाचा ताया या मामू वगैरह को स्पॉन्सर्स ना दिखाएं। और दूसरा ये है कि आपने उनको ये शो करना है दैट यू आर फाइनेंशियली स्टेबल। किस तरह से आप कर सकते हैं कि जैसे आपके फादर की जो है, मतलब चलिए अगर आपका भाई आपको स्पॉन्सर करे, वैसे ज़्यादातर कोशिश ये कीजिएगा कि भाई वगैरह को भी स्पॉन्सर्स ना दिखाएं ज़्यादा, क्योंकि फादर्स ये पेरेंट्स जो हैं वो आपको स्पॉन्सर करें तो ये आपके हक में बहुत ज़्यादा बेहतर है। इट्स अ गुड पॉइंट। दिस इज द थिंग दैट कैन मेक योर केस वेरी वेरी स्ट्रांग। तो एक तो ये कि यूनिवर्सिटी की चॉइस, अगर आपने यूनिवर्सिटी ऐसी चूज़ की है कि जहाँ पे आपकी फ़ी बहुत ज़्यादा है, तो उस फ़ी का रिफ्लेक्शन होना चाहिए आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, ठीक है। और तीसरी जो बात आ जाती है वीक एसओपी। वीक एसओपी किस तरह से होती है कि जिसके अंदर आपने हमने बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल एरर्स किए हुए हों, आपने इलॉजिकल सेंटेंस लिखे हुए हों, आप बात कहीं से कहीं शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले पीछे वो बताई थी थोड़ी सी वीडियो के अंदर। उसका मैंने एक ही पार्ट अपलोड किया है, दूसरा पार्ट उसका करना है, लेकिन अभी मेरे पास क्योंकि टाइम नहीं होता तो इस वज़ह से मैं थोड़ा सा स्किप कर गई थी। तो आप एसओपी का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, आपका प्रीवियस बैकग्राउंड, आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, आपका व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, और आपके फ्यूचर गोल्स, आपके होम और फाइनेंशियल टाइज। तो ये चीज़ें जो है ये आप एसओपी के अंदर एक एक पॉइंट डिस्कस करें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को लगे कि आप वाकई एक रियल स्टूडेंट है, एक जेन्युइन स्टूडेंट है, एक ऐसे स्टूडेंट नहीं है कि जो वहाँ पे आके शिफ्ट होना चाहते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल सिचुएशन भी आएगी। फाइनेंशियल सिचुएशन में ये है कि आप ये शो करें कि आपकी जो इनकम है वो उससे ज़्यादा है जो जो कि आपने फ़ी पे की हुई है। इसके बहुत ज़्यादा तरीके होते हैं। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड है तो आप उसकी अपनी एनुअल इनकम शो करा सकते हैं। अगर आपने घर जो है रेंट पे दिए हुए हैं तो आप अपना लीज एग्रीमेंट शो करा सकते हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप प्रॉपर्टी की एवैल्यूएशन दिखा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को शो करती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तो आप वहाँ पे स्टे कर सकेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अंदर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं, मतलब इनकम अगर अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम आपके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रूफ हो कि जिससे शो हो कि आपकी एनुअल इनकम इतनी है, आपकी मंथली इनकम है इतनी है। जब मैंने वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स लगाए थे,
तो मैंने स्पॉन्सरशिप में रखा था अपने फादर इन लॉ को, और फादर इन लॉ को इसलिए रखा था और साथ में जस्टिफिकेशन ये दी थी कि व्हाई इज़ ही स्पॉन्सरिंग मी, बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स। और क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसे होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने मतलब बच्चों के साथ रहते हैं, बेटे के साथ रहते हैं। एक तो इस वजह से ही इज़ वेरी क्लोज टू माय हस्बैंड, और दूसरा ये था कि मेरे हस्बैंड का क्योंकि पाकिस्तान में जो कारोबार था उस कारोबार को जो लुक आफ्टर है वो अब मेरे फादर इन लॉ करेंगे। तो उनके पास इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन हमारी स्ट्रांग है कि हमें वो वहाँ पे भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। और आ जाती है वीक होम टाइज। जब आपकी वीक होम टाइज किस तरह से होती हैं कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि आप पाकिस्तान वापस क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे लिए जिस तरह से ये था कि अगर आपके पास अगर आपकी कोई लैंड हो, जैसे आपके इमूवेबल एसेट्स हो, तो वो एक बहुत अच्छा पॉइंट होता है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं है, जैसे कि मेरी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी लेकिन मेरी जॉब थी, तो मैंने जॉब सिक्योरिटी दिखाई थी, तो आप उसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी हिस्ट्री है तो आप अपने मतलब जो एचआर है उनसे कोई ना कोई लेटर बनवा लें कि आपने मतलब जब आप आएंगे तो आपके लिए प्रमोशन होगी या इस तरह से। या अगर आप इस चीज़ के ऊपर नहीं कर सकते तो आप इमोशनल टाइज शो करिए, मतलब आप उसको कल्चर से रिलेट करें कि हमारे कल्चर में जो है पेरेंट्स सिर्फ अपने बच्चों के साथ रहते हैं और पेरेंट्स मेरी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो अभी तो वो ये है कि फ़िलहाल मतलब बहन के साथ या भाई के साथ रह रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं वापस आऊँगा या आऊँगी तो वो मेरे साथ रहेंगे। या आप कुछ और, इवन आई रेड सम एसओपी कि जिसके अंदर मैं बताया हुआ था कि उनके पाकिस्तान में था कि पता नहीं कहाँ पे, मैंने शायद फेसबुक ग्रुप में ही देखा था। उन्होंने अपने पेट के बारे में ज़िक्र किया हुआ था कि मेरा जो पेट है वो मेरे मुल्क पे है और मैंने उसको साथ लेके जा नहीं सकता या सकती, तो इस वजह से जब मैं वापस आऊँगा या आऊँगी तो मैं उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करना चाहूँगी या मैं उसकी केयर करना चाहूँगी। तो इवन वीज़ा ऑफिसर को इसके ऊपर भी कोई एतराज़ नहीं था। आप जब भी आप देखें तो कल्चरली चीज़ों का अगर आप रिलेट कर रहे हैं तो आप उसको वीज़ा ऑफिसर के साथ भी रिलेट करें, क्योंकि वो हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे लिए समझना आसान है, उनके लिए नहीं है। तो आप ये कोशिश करें कि आप अपनी वीज़ा एसओपी इस तरह से डिफाइन करें, इस तरह से करें कि उसके अंदर आप कोई रूम ना छोड़ें अपनी रिजेक्शन का। तो ये जो थी 5 और एक जो मैंने आपको स्पॉन्सरशिप का बताया, दीज़ आर द थिंग्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इन चीज़ों के ऊपर जब आप वीज़ा एसओपी के ऊपर काम कर रहे होते हो तो उनके ऊपर लाज़मी काम करें। कोशिश करें कि 2 से 3 ड्राफ्ट बनाएँ, हर एक से रिव्यू ले लें और कोशिश करें कि किसी ऐसे बंदे से ऑथेंटिक से रिव्यू लें कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या तो शेयर ना करें या आप शेयर ना करें, उसको हाइड करें। लेकिन कोशिश करें कि उसको, और कोशिश करें कि किसी और से ना लिखवाएँ, क्योंकि एक तो आपको पैसे बहुत देने पड़ेंगे और दूसरा कोई भी शख्स आपकी वीज़ा एसओपी से इतना ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होगा जितना कि आप हैं, बिकॉज दिस इज़ द स्टोरी ऑफ योर लाइफ नॉट देयर लाइफ। तो ये कोशिश करें ये चीज़ें। इसके बाद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल लव टू आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि और एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ज़्यादातर जो होते हैं हमारे पास, जो भी मतलब फेसबुक पे जो मुझे मैसेजेस करते हैं या कहीं पे भी, वो ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिशन इन कनाडा। दिस इज़ द वेरी बेसिक क्वेश्चन, और बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे लाइफ जो होती है कंपैरेटिवली पाकिस्तान से बहुत टफ होती है। मतलब मेरी हफ्ते में 3 क्लासेस होती हैं, और क्लासेस जो होती है वो 3-3 घंटे की क्लासेस हैं, लेकिन मुझे 1-1 घंटा जो यूनिवर्सिटी आने जाने में लग जाता है। तो एक तो वो मेरे दिन निकल जाते हैं, फिर उसके बाद आई एम वर्किंग, तो उस वजह से भी मेरे पास टाइम नहीं होता। फिर मैंने अपना होमवर्क भी करना होता है यूनिवर्सिटी का, या कुछ भी इस तरह से पढ़ना भी होता है। और इसके बाद मेरी जो है मतलब वैसे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं घर की जो मुझे पूरी करनी होती है, देन आई नीड टाइम टू रिलैक्स माई सेल्फ टू। तो उस वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं किसी से कहूँ कि मतलब अच्छा ये है जी आपका कोर्स जो है, आप खुद बेहतर समझते हैं कि आपको कौन सा कोर्स चूज करना पड़े। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको उसकी रिक्वायरमेंट बताऊं कि क्या है क्या नहीं। भाई यही लोग हैं ना, यही बात है, लोग कहते हैं वहां जाके फलाना तो कनाडा जाके बदल गए हैं, ऐसे ऐसी कोई बात नहीं है, बदलता कोई भी नहीं है। बीइंग अ पाकिस्तानी मैं ये चाहूंगी कि मेरे जितने भी लोग हैं पाकिस्तान में वो सारे के सारे यहाँ पे आ सके और एडमिशन प्रोसेस के लिए, एडमिशन के लिए मतलब यहाँ पे पढ़ सकें, क्योंकि यहाँ पे पढ़ना एक वाकई हम में से आधे से ज़्यादा लोगों का एक ड्रीम है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना। तो यहाँ पे और मैं हर तरह की हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, किसी की भी, कोई भी किसी की हेल्प। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं, अगर आपने अपना होमवर्क किया होगा तो मुझे आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में आसानी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा एक लॉजिकल आंसर सुन के
क्योंकि मैं किसी की जो है मतलब हेल्प या किसी को डिसहार्ट नहीं करना चाहती हूँ, तो सम टाइम आई अवॉइड दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, कि मैं इग्नोर कर देती हूँ, कि बेहतर है कि मतलब मुझे नहीं भी पता होता और फिर गलत इन्फॉर्मेशन देने से बेहतर है कि मैं इन्फॉर्मेशन ही ना दूँ। तो अपना थोड़ा-सा जो है इसके ऊपर काम करें, थोड़ी-सी रिसर्च करें, तो आपको लास्ट में जो है वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। थैंक यू।